नमस्कार साथियों, मैं सचिन सबनीस एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल एसएस लीगल लिटरेसी के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम आदेश 7 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के बारे में डिस्कशन करेंगे। आदेश 7 जो कि वाद पत्र से संबंधित है, चूँकि ये आदेश 7 भी काफ़ी विस्तृत है, जिसमें करीब नियम 23 तक दिए गए हैं और इसको भी हमें इसलिए अगर इस विस्तृत रूप से हमें समझना है तो हमें इसको 2-3 पार्ट में समझना होगा। तो आज के वीडियो में हम आदेश 7 के नियम 1 से नियम 9 तक के प्रावधानों को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आदेश 7 के नियम 1 क्या कहता है, जिसमें बताया गया कि वाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ उसमें नियम 1 में बताई गई है। अब वाद पत्र में कौन कौन सी विशिष्टियाँ अंतर्विष्ट की जाती है, कौन सी बातों को वाद पत्र में लेना होगा, इसको देखने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि सर्वप्रथम वाद जो है वह किस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है, ताकि जिस न्यायालय में वो वाद प्रस्तुत किया जाएगा उस न्यायालय का नाम सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद में जो वादी एक वादी हो तो एक है और कई वादी हो तो कई वादीगण के भी नाम, उनका पूर्ण विवरण कहा गया है कि उसमें पूर्ण विवरण देना है। उनका मतलब उनके पिता का नाम आएगा, उनकी उम्र कितनी है, किस जाति समाज के हैं, या उसके बाद उनका निवास स्थान कहाँ पर है, या वो क्या धंधा व्यापार करते हैं। ये मूल रूप से इसका उद्देश्य ये है कि उसकी आइडेंटिटी पूरी क्लियर होना चाहिए। फिर जहाँ वादीगण का ये सारा विवरण लिखा गया, उसके बाद प्रतिवादी का नाम, उसके पिता का नाम, उम्र, जाति समाज, धंधा, निवास स्थान, इस बाबत मतलब उसका भी पूर्ण विवरण प्रतिवादी का दिया जाना चाहिए। फिर इसमें बताया गया कि यदि वादी प्रतिवादी में से कोई विकृत चित्त है या अवयस्क है तो इस आशय का भी अभिवचन वाद पत्र के शीर्षक में भी रहेगा और वाद पत्र के अन्य अभिवचनों में भी रहेगा, जिसमें बताया जाएगा कि विकृत चित्त है या अवयस्क है या विकृत जैसी स्थिति बताई है कि उनके फिर उसका संरक्षक कौन है, और संरक्षक है तो उस संरक्षक के हित जो है वो वादी के हित के अनुकूल है या उसके प्रतिकूल नहीं है, इस बाबत भी अभिवचन वाद पत्र में लिया जाएगा। इसके बाद में अगर देखते हैं तो वे तथ्य भी उसमें उल्लेख किए जाएंगे जिनसे कि वाद हेतु गठित होता है, कॉज ऑफ एक्शन एक्रू होता है, उन तथ्यों को उसमें उल्लेख किया जाएगा। न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कि इस फलाना न्यायालय को जो है ये इस प्रकार के वाद को कि सुनवाई की क्षेत्राधिकार है, इस बात का उल्लेख करते हुए एक पैरा इस बात का लिखा जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि संपत्ति कहाँ स्थित है या किस आधार पर उस न्यायालय को वाद की सुनवाई करने का अधिक क्षेत्राधिकार है। फिर यह भी यहाँ की जो अनुतोष दावे में मांग की जा रही है, वाद पत्र में जो अनुतोष मांग रहे हैं, जो रिलीफ क्लॉज, तो एक रिलीफ क्लॉज बनेगा और रिलीफ क्लॉज में भी ये स्पष्ट किया जाएगा कि कौन कौन सी रिलीफ जो है किस प्रतिवादी के खिलाफ मांग की जा रही है। इसके अलावा यदि वादी ने वाद के किसी भाग का अभित्याग कर दिया है, छोड़ दिया है, तो उसका उल्लेख किया जाएगा। अगर मान के चलिए कोई मुजरा वादी ने अनुज्ञात किया है, कोई सेट ऑफ वाली स्थिति है, जैसे प्रतिवादी के पास वादी के खिलाफ कोई पूर्व से निर्णय की या डिक्री है जिसमें कि प्रतिवादी का कुछ रुपया भी लेना वादी से बनता है, और इस चीज़ को वादी कंसिडर करते हुए अपने वाद में इसका भी उल्लेख करना चाहता है कि हाँ इतना मेरे को प्रतिवादी का भी देना है, तो उसका उल्लेख किया जाएगा। कोई चीज़ उसमें से वो अपने किसी सहायता को छोड़ रहा है वादी, तो उस बात का उल्लेख किया जाएगा। स्पष्ट रूप से उल्लेख वाद पत्र में किया जाना चाहिए। इसके बाद यदि न्यायालय के प्रयोजन के लिए, अधिकारिता के और न्यायालय फीस के प्रयोजन के लिए भी वाद विषय जो है उसके मूल्य का निर्धारण किया जाता है। जैसे जहाँ कोर्ट फीस का मैटर होता है उसका भी उल्लेख किया जाता है कि किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया जाएगा, तो जब वाद का मूल्यांकन उस अनुसार किया जाता है और उस मूल्यांकन के हिसाब से जो है उसके ऊपर न्याय शुल्क भुगतान किया जाता है, तो उसके लिए भी एक पृथक पैरा
वह वाद पत्र में उल्लेखित किया जाता है और बताया जाता है कि इस अनुसार जो है वाद का मूल्यांकन किया गया और इस अनुसार इसका न्याय शुल्क भुगतान किया गया। ये स्थिति सारी बताई गई कि वाद पत्र में जो अंतर्विष्ट होने वाली जो विशिष्टियां हैं वो इस प्रकार से सारी ये विशिष्टियां आएगी। अब आदेश 7 नियम 2 धन के संबंधी वादों के बारे में है और जिसमें बताया गया कि यदि वादी कोई किसी धन की वसूली के लिए वाद प्रतिवादी के विरुद्ध प्रस्तुत करता है तो वहाँ उसे विशिष्ट रूप से यह बताना होगा कि उसे कितने राशि का जो है वो प्रतिवादी से वसूल करना है और उस राशि का उल्लेख उसको वाद पत्र में करना होगा। साथ ही यदि मान के चलें कोई वाद मध्यवर्ती लाभ के लिए, अंतवर्ती लाभ के लिए लगाया जाता है और या किसी ऋण की जो प्रतिवादी ने ऋण प्राप्त किया उसकी वसूली के लिए है, लेकिन उसका काफ़ी सम्यक तत्परता बरतने के बाद भी यदि उसका आकलन नहीं किया जा सकता है, इसका प्राकलन नहीं किया जा सकता, इस पर एस्टिमेट नहीं निकाला जा सकता कि वो कितनी राशि है, तो फिर वैसी स्थिति में भी इस नियम के अनुसार उसे वादी को अप्रोक्सीमेट जो है राशि का उल्लेख उसमें करना होगा कि इतनी राशि बाबत जो है यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही साथ उसको ऐसा अभिवचन भी लेना होगा, बताना होगा कि इतना जो है इतनी राशि, इस अनुसार इतनी राशि बन रही है। और वह जब बाद में जब उसका पूरा हिसाब किताब होने के बाद जो न्यायालय को उसमें उचित प्रतीत होता है कि हाँ कितना दिलाना है, कितना क्या करना है, ये एक मतलब असमंजस की स्थिति होती है जिसका आकलन पूर्व में नहीं होता है, तो फिर वैसी स्थिति में जो है वह अप्रोक्सीमेट जो उस अनुसार उसका मूल्य रखते हुए और वादी जो है अपने सहायता क्लॉज में, अभिवचन में इन बाबत उल्लेख कर सकता है कि इतनी राशि का वसूली कराई जाए। यहाँ पर किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के लिए वाणिज्यिक विवाद है तो उसके लिए एक विशेष संशोधन भी सीपीसी में किया गया और जिसमें बताया गया कि यदि ब्याज के लिए जहाँ 2 क को और जोड़ा गया है जिसमें वाद में ब्याज जहाँ इप्सित है तो उसके संबंध में प्रावधान दिया है, जिसमें अगर ब्याज के लिए कोई प्रावधान देते हैं तो हर चीज़ उसमें खोलना पड़ती है कि कहाँ से कहाँ तक, कब उसका समयवार दिनांक क्या है, ब्याज जो है वो किस दिनांक से किस दिनांक तक का उसके द्वारा मांग किया जा रहा है, या उसके संबंध में अभिवचनों में ही इन बातों को लिया जाएगा कि ऐसी दर क्या ब्याज का जिसका कि वो ब्याज का दावा कर रहा है, ऐसी जिसमें उसने दावा किया गया है और ऐसी तारीख जिसकी संगणना की गई है उसके बारे में काउंटिंग की गई है। तो इन सब बातों का पूरा खुलासा जो है उसको वाद पत्र में करना पड़ेगा कि ब्याज किस दर से किस प्रकार से उसके द्वारा मांग की जा रही है। अब आदेश 7 नियम 3 को देखेंगे कि जहां वाद की विषय वस्तु स्थावर संपत्ति है, अगर किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में कोई वाद प्रस्तुत करते हैं तो इस धारा में कहा गया, बताया गया है यहाँ प्रावधान की उसके संबंध में पूर्णतः विशिष्ट विवरण उसे वाद पत्र में देना होगा। मतलब वह स्थावर संपत्ति की पहचान अच्छी तरीके से हो जाए कि वास्तव में कौन सी संपत्ति, क्योंकि अगर किसी के रिकवरी ऑफ सूट, मान लीजिए कब्जे के संबंध में कोई रिकवरी का वाद प्रस्तुत किया, अब वो काफ़ी नंबर है उसमें या एक नंबर है काफ़ी बड़ा है, लेकिन उन नंबरों के खसरे को देखते हैं तो उसमें कई उसके बटे नंबर अंकित है या उसके कई डिविजन्स बताए गए हैं, लेकिन नक्शा जो है उसमें उनमें वो डिविजन्स नहीं बताया गया। अब वादी को किसी उसके पार्ट का कब्जा चाहिए तो उसको ये स्पष्ट करना पड़ेगा उसको कि वास्तव में कौन वो पार्ट कहाँ पर है, उस पार्ट के कब्जे पुरता अगर उसको वाद प्रस्तुत करना है, क्योंकि अन्यथा एक भ्रम की स्थिति न्यायालय के समक्ष रहती है कि कौन से पोर्शन का इनको कब्जा चाहिए। तो इसलिए उसका विशिष्ट विवरण किया जाना आवश्यक होता है आदेश 7 नियम 3 के अनुसार। अगर विशिष्ट विवरण नहीं है तो वैसी स्थिति में उस आधार पर भी वाद विफल हो सकता है। नियम 4 में बताया गया है कि जब वादी प्रतिनिधि के रूप में वाद लेकर आता है, मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट है, तो वहाँ वादी को यह बताना होता है कि उसके उस सूट में किस प्रकार से हित निहित है उसके, या उसको किस प्रकार से उसमें हित प्राप्त है। साथ ही साथ उसको कि यदि इसी प्रकार का कोई ये है, मान लीजिए उसे ये भी दर्शित करना होगा कि यदि संप्रक्त वाद में के संस्थित करने के लिए, उसको समर्थ बनाने के लिए आवश्यक कदम यदि कोई हो वो उठा चुका है। मतलब अगर और कोई वाद है इससे कंसर्निंग वाद है तो उसके संबंध में वाद प्रस्तुत करने के लिए उसने पूर्व में आवश्यक कदम उठा चुके हैं, यह भी उसे बताना होगा। फिर आदेश
7 नियम 5 की जो व्यवस्था है, जिसमें प्रतिवादी के हित और दायित्व का दर्शित किया जाना। अब मान के चले प्रतिवादी के विरुद्ध दावा लगा दिया, लेकिन प्रतिवादी के विरुद्ध दावा क्यों लगा रहा है? क्योंकि तो वहाँ ये बताना होगा कि प्रतिवादी इस प्रकार से अपने हित इसमें बता रहा है और इस प्रकार से वादी के हितों को नुकसान हो रहा है, या उसकी वजह से जो है प्रतिवादी को इसमें पक्षकार बनाया गया है। मतलब कुछ कारण है जिसके लिए प्रतिवादी को उसमें पक्षकार बनाया गया है, बिना उन कारणों, क्योंकि इस बात को स्पष्ट वाद पत्र में किया जाना आवश्यक होगा। अब नियम 6 जो दिया है इसमें, जिसमें परिसीमा विधि के छूट का आधार बताया गया। यदि कोई वाद जिसमें कि वादी चाहता है कि परिसीमा विधि के अंतर्गत उसको छूट प्राप्त हो, कोई विलंब हुआ है और उसमें छूट प्राप्त होने का कोई आधार वो जानता है, तो उस आधार को स्पष्ट करेगा, वो उसमें बताएगा, इस बात का उल्लेख करेगा, वाद पत्र में इस बात का अभिवचन करेगा कि इन आधारों पर उसे वाद पत्र में वाद में जो है परिसीमा बाबत छूट मिलती है। अब आगे इसको देखते हैं कि नियम, इसी में नियम 6 में ही एक परंतुक भी दिया गया। न्यायालय वादी को वाद में न दिए गए किसी आधार पर, यदि ऐसा आधार वाद में ऊपर वर्णित आधारों से असंगत नहीं है, तो परिसीमा विधि से छूट का दावा करने की अनुमति दे सकेगा। मतलब अगर इस बाबत उस वादी ने उल्लेख नहीं भी किया है, अगर परंतुक में इस बात का उल्लेख किया कि अगर ऐसा नहीं भी उल्लेख है और न्यायालय को प्रतीत होता है, तो न्यायालय जो है इसमें यदि वो परिसीमा विधि के अधीन छूट प्राप्त करने का हकदार है, तो न्यायालय उसमें छूट प्रदान कर सकेगा। अब अनुतोष का विनिर्दिष्ट रूप से कथन किया जाना, मतलब एक रिलीफ क्लॉज जो है, तो रिलीफ क्लॉज में स्पष्ट रूप से कि किस प्रतिवादी से कौन सी सहायता चाहिए, कितने प्रतिवादियों से सहायता चाहिए और किस प्रकार से सहायता वादी अपेक्षित करता है, मांग करता है, उसे स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख करना होगा। ऐसा नियम 7 में बताया गया है, आदेश 7 नियम 7 में। 7 नियम 8 की क्या स्थिति है कि पृथक आधारों पर आधारित अनुतोष, अगर अलग अलग आधारों पर भी कोई अनुतोष मांग किए गए हैं, सुभिन्न दावों के आधार पर या सुभिन्न वाद हेतुकों के आधार पर पृथक और सुभिन्न आधारों पर आधारित है, वहाँ अनुतोष चाहता है, वे जहाँ तक हो सके पृथक और सुभिन्न कथित किए जाएंगे। मतलब ये जिस हिसाब से धारा बताई गई है, नियम बताया गया है, उसके अनुसार अलग अलग अगर अनुतोष की मांग करता है तो वह सुभिन्न मतलब अलग अलग जो है, तो उस अनुसार उसको अलग अलग उन अनुतोष को अपने अनुतोष क्लास में अलग अलग खोलना चाहिए, उस अनुसार वो मांग करेगा। न कि एक साथ अगर सबको मिक्स कर दिया तो एक तरह से जो है वो भ्रम की स्थिति पैदा होती है, इसलिए पृथक पृथक उन अनुतोषों का उल्लेख किया जाना चाहिए। नियम 9 में बताया गया कि वाद पत्र ग्रहण करने पर प्रक्रिया। अब यहाँ नियम 9 जो 7 नियम 9 है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रतिवादी को जब समन की तामील करने का न्यायालय आदेश दे देती है, तो आदेश 5 के नियम 9 में ऐसा उल्लेख किया गया है, और जब इस अनुसार दिया गया तब वादी को 7 दिन के अंदर जो है उसकी प्रोसेस फीस देना होगी, तलबाना पेश करना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसको वाद पत्र के जो है जितने प्रतिवादी है उतने प्रतिवादी उतनी काउंटिंग के अनुसार उतनी कॉपियां करा के भी उसको न्यायालय में सबमिट करना पड़ेगी। तो ये उसको सारी ये कार्रवाई करना है ताकि प्रतिवादी के समन के लिए भी जो फीस अपेक्षित है वह भी उसको वादी को जमा करना पड़ेगी। ये नियम 9 का पालन करना भी एक तरह से मैंडेटरी प्रोविज़न है, क्योंकि हम जब आदेश 7 नियम 11 में पढ़ेंगे तो ये बात भी स्थिति क्लियर होगी। तो यहाँ हमने आदेश 7 नियम 1 से आदेश 7 नियम 9 तक के प्रावधानों को समझा। वीडियो आपको उचित और महत्वपूर्ण जानकारी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ यदि अभी तक आपके द्वारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के भी नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो सकें। मेरे द्वारा सीपीसी के संबंध में जो अन्य वीडियो बनाए गए हैं वह भी, उसकी लिंक मेरे द्वारा यहाँ पर दे दी गई है ऊपर। आप इसमें आई को प्रेस करेंगे तो आप मेरे अन्य वीडियो को भी देख सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।